हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। तो आज के इस वीडियो में हम आज पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च में सबसे अपेक्षित टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और उसी के साथ आज हम ट्रिक्स और थियरी भी देखेंगे वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाओगे। तो फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है फॉर सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के लिए। पर इसकी अभी तक कोई भी डेट रिलीज़ नहीं हुई है। जैसे ही होगी मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताऊंगी। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के टोटल 100 मार्क्स होते हैं एंड इट हैज़ टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। एंड सेक्शन ए इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सेक्शन बी इज़ फॉर सब्जेक्ट। So section A carries 50 marks and each question carries 1 mark, and there is also negative marking. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने ये सारे यूनिट्स इंक्लूड किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम आपको इस कोर्स में फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। इवन हम आपको फुल सिलेबस नोट्स मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड एवरी मॉक टेस्ट हैज़ 40 एमसीक्यूज। तो इसमें ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर किए जाते हैं। इवन हम आपको 1500 प्लस का एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। और ये सारी चीज़ें हम आपको हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो अ, हम आपको 100% गारंटी दिलवाते हैं कि आप पासिंग स्कोर तो इसकी वजह से पा ही लोगे। और इसकी वजह से आपको इंटरव्यू में ही बहुत मदद हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये कोर्स जल्द से जल्द परचेज करना है, जिसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ी है इसके लिए, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इसी इसी में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, तो जल्द से जल्द आपको ये कोर्स परचेज करना है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और मैं बता दूँ आपको, इस कोर्स की फ़ीस सिर्फ 699 रुपीज़ है। ओके, तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया पेव द वे फॉर अ पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडिम। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा आइडिया ऐसा है जो हमें पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडिम पर लेकर जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने देखा हमारे पिछले वीडियो में कि व्हाट इज़ पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या आता है कि हम जो भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं इन द वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेबल नहीं होती। और जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो मेजरेबल नहीं होता। ओके, और पोस्ट पॉजिटिविज्म यूजेस बोथ द मेथड्स, मतलब वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों भी मेथड्स इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, और तो और एक बात ये है कि इसमें इम्पिरिकल इंडिकेटर्स आते हैं, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, तो हम इससे ऊपर हमारा जो ऑब्जर्वेबल फिनोमेनन है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम हाइपोथेसिस निकाल के उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है एविडेंस बेस्ड रियलिटी दैट कैन बी मैथमेटिकली इंटरप्रिटेड। तो हमने देखा कि अगर हमारा जो एविडेंस बेस्ड रियलिटी है, अगर हम वो मैथमेटिकली इंटरप्रेट करते हैं, तो हम उसको पॉजिटिविज्म बुलाते हैं, नॉट पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। एविडेंस बेस्ड रियलिटी दैट कैन बी इम्पीरिकली वेरीफाइड। यस, अभी हमने देखा कि हमारे इसमें हम इम्पीरिकली वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। empirical evidence is essential for a posteriori knowledge. नो, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने एक वे पूछा है फॉर द पोस्ट पॉजिटिविज्म। ओके, चौथा है ऑल ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज फॉलिबल। नो, हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव होता है, बट यहाँ पे बोला है कि इज फॉलिबल। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ
वो हुआ एविडेंस बेस्ड रियलिटी दैट कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइड। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द पॉजिटिविस्ट रिसर्चर्स कंसिडर रियलिटी एज। ओके, तो जैसे हमने देखा कि जो पॉजिटिविज्म है उसमें हम जो भी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो चीज़ें हम मेजर करते हैं, और हमें ऐसा भी लगता है कि वो सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं। मतलब हमें हमें कोई उद्देश्य के साथ ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ओके, और यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं उन सब चीज़ों को हम फैक्चुअल और ट्रस्टवर्दी भी मानते हैं। तो जब भी हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो पॉजिटिविज्म का जो प्रोसेस होता है रिसर्च का, तो उसमें सबसे पहले हम प्लान करते हैं, देन उसके बाद हम एक्ट करते हैं, और देन ऑब्जर्व, यस ऑब्जर्व, एंड देन उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट ओवर सब्जेक्टिविटी। ओके, तो हमारे ऑप्शन है सब्जेक्टिव। तो हमने देखा कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो दिस इज इनकरेक्ट आंसर। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तीसरा है न्यूट्रल, बट इट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज ऑब्जेक्टिव, तो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। चौथा है इनसिग्निफिकेंट, पर हमें तो रियलिटी कंसिडर करनी है, तो हमारी रियलिटी इधर ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए या फिर सब्जेक्टिव, तो ये भी तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। तो द करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव। ओके, ना स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें इन्होंने पूछा है कि पॉजिटिविज्म इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोग्राम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो जैसे हमने देखा कि पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जर्वेबल होना होता है, और हम उसको मेजर भी करते हैं, बट यहाँ पे बोला है कि ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोग्राम है। मतलब एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ये है कि द थियरी ऑफ नॉलेज एंड उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो, और वो नॉलेज कहाँ से आता है। सो ऑल दिस थिंग्स कम अंडर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द पॉजिटिविज्म। ओके, तो यहाँ पे बोला बोला है कि इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सो इनमें से किसी का कैरेक्टरिस्टिक ये है। तो चलिए हम अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड इसका जो इफ़ेक्ट होता है ऑन द कल्चर और द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर। तो इन सब चीज़ों की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं सोशल साइंसेस। परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब कोई भी आर्ट्स परफॉर्म करना, फॉर एग्जांपल म्यूजिक, फॉर एग्जांपल डांस, कुछ भी। ओके, तीसरा है नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस का मतलब है टू नो अबाउट द नेचुरल थिंग, नेचुरल वर्ल्ड बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल साइंसेस। चौथा है लीगल स्टडी। लीगल स्टडीज का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि स्टडी ऑफ द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। ओके, और लॉ और सोसाइटी में जो रिलेशन है उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं लीगल स्टडीज। तो अगर हमने देखा कि पॉजिटिविज्म मोस्टली रिलेट्स विथ व्हाट, इट रिलेट्स विथ नेचर। जो भी कुछ नेचर में है वो साइंस है, और साइंस ये नेचर है। तो यस, आप ही बताओ कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हुआ? ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर होगा नेचुरल साइंसेस। ओके, so the correct answer to this question is natural sciences. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल फिगर अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च प्रोसीजर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में आता है। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज पोस्ट पॉजिटिविटी। इसका मतलब ये है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं इन द वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और इसीलिए वो सारी चीज़ें हम मेजर भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें मोस्टली हमारे अजम्पशन पर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, और पोस्ट पॉजिटिविज्म में थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्चेस आते हैं। पहला आता है फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी। ओके, तो इनमें हम लोग क्या करते हैं,
जो कम्युनिटी होती है और उनके उस कम्युनिटी में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं इंडिविजुअल पीपल के, तो उसके बारे में स्टडी करना, यानी कि फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी करना। ओके। तो यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ वन और मोर इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फेनोमेनन, मतलब एक कॉमन फेनोमेनन वो लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो दूसरा जो आता है उसमें आता है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ओके। तो इसमें हम लोग बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से पता लगाते हैं कि व्हाट इज द कल्चर इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी। ओके। तो उस वक्त उस पर्सन को, यानी कि उस रिसर्चर को उस सोसाइटी में जाके रहना पड़ता है उनके कल्चर के बारे में स्टडी करने के लिए, जानने के लिए। और तीसरा आता है एक्शन रिसर्च। तो इसमें हम लोग हमारा जो भी कुछ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालते हैं। तो और सो दिस कम अंडर एक्शन रिसर्च। तो अब हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं। पहला है नॉर्मेटिव सर्वे, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, तीसरा है एथनोग्राफिक स्टडी, चौथा है एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी। तो आप ही बताओ मुझे अब इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली एथनोग्राफिक स्टडी, बिकॉज अब भी हमने देखा कि इसमें थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स आते हैं, फिनोमेनोलॉजिकल, एथनोग्राफिक, एक्शन। तो इसलिए एथनोग्राफिक स्टडी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें बोला है कि द कॉन्सेप्ट पैराडिम इज एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो पैराडिम की कॉन्सेप्ट है वो इनमें से किस साइंटिस्ट से एसोसिएटेड है। तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इम्र लकातोज। तो इम्र लकातोज की जो थियरी थी, वो थियरी फॉल्सिफिकेशन एंड मेथोडोलॉजी ऑफ साइंटिफिक जो प्रोसेसेस थी उस पर उसकी थियरी फेमस थी। ओके। दूसरा था कार्ल पॉपर। तो कार्ल पॉपर की जो थियरी थी, उस थियरी में उसने बोला था जो हम थियरी बनाते हैं वो थियरी हमें फॉल्स प्रूफ करनी है अगर वो साइंटिफिक हो। ओके। और जो आर ए फिशर था, वो आर ए फिशर ने जो जेनेटिक सिलेक्शन होता है, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है एंड उसके ऊपर जो जेनेटिक्स में चेंजेस आते हैं, तो ये सब चीज़ें उसने प्रूफ की थी। ओके। सो उसके जो थियरी थी वो जेनेटिक्स के ऊपर थी और जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स मिले इन द जेनेटिक्स। ओके। तो दिस थिंग्स कम अंडर आर ए फिशर के थियरी में। और जो टी एस कुहन था, उसकी जो थियरी थी वो थियरी पैराडिम्स शिफ्ट के ऊपर थी। पैराडिम्स शिफ्ट। ओके। तो उसमें इसने बोला था कि जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता है वो कब होता है, वो होता है जब न्यू पैराडिम बेटर एक्सप्लेन्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑफर्स मॉडल दैट इज क्लोजर टू ऑब्जेक्टिव। जब अगर कोई नया पैराडिम नए ऑब्जर्वेशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है और वो बहुत ही क्लोज होता है उसके उद्देश्य के साथ, तब हमें साइंटिफिक रिवॉल्यूशन मिलता है। ओके। तो ये जो थियरी थी वो टीएस कुहन ने बोली थी। तो यस, तो इनमें से जो चौथा ऑप्शन है टू एस टीएस कुहन, तो उसने पैराडिम शिफ्ट के बारे में बोला था, यानी कि पैराडिम इज दिस कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विथ विच साइंटिस्ट, इट इज एसोसिएटेड विथ टीएस कुहन। ओके। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो होगा आंसर फोर। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा है इन इवेल्युएटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम एंड इम्पोर्टेंट सोशल कंसिडरेशन इज। जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को इवेल्युएट करते हैं, मतलब द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को, तो सबसे इम्पोर्टेंट सोशल कंसिडरेशन उसमें क्या है। ओके। तो जब भी कुछ रिसर्च प्रॉब्लम हम देखते हैं, तो वो रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्चेबल है, न्यू है और सिग्निफिकेंट है।
बट अगर वो फिजिबल नहीं है तो उसके कुछ सोशल कंसिडरेशन होते हैं। तो क्या है वो सोशल कंसिडरेशन? तो उसमें पहला तो है रिसर्च कॉम्पिटेंसीज। ओके, इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिसर्चर है, उस रिसर्चर को हमारे रिसर्च के बारे में सब पता होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए और वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के तरीके होने चाहिए। ओके, उसके पास नॉलेज होने चाहिए अपने रिसर्च डिज़ाइन की। तो ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। दूसरा है ये है कि इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म। तो उस पर्टिकुलर रिसर्चर को इंटरेस्ट होना चाहिए अगर वो रिसर्च कर रहा हो। ओके, तो वो एंथुसियास्टिक होना चाहिए। तीसरा है कि उसके पास फ़ाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड फ़िज़िबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि जब भी कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता हो तो उसको ये पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द रिसर्च, और वो कॉस्ट उसके लिए फ़िज़िबल है या नहीं, मतलब उस कॉस्ट में वो अच्छी तरीके से रिसर्च करता है या नहीं। और फोर्थ आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। ओके, तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो रिसर्चर है उसने जो नेचर ऑफ डेटा होता है रिसर्च में, जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और जो स्पेशलाइज्ड उसमें पर्सनल होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में उसने कंसिडरेशन किया होना चाहिए। और तो और एक बात ये है कि अगर उसके रिसर्च रिसर्च को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मिलती है ये है या नहीं, तो इसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। और फिफ्थ आता है कि टाइम। तो रिसर्च शुड बी टाइमली बाउंड। तो कुछ समय तक ही वो रिसर्च चलना चाहिए। वो रिसर्च को कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए टाइम के साथ। ओके, सो ये सारी चीज़ें सोशल कंसिडरेशन में आती है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस। द जेन्यून इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर इन द प्रॉब्लम। ओके, तो हमने देखा कि इट इज़ द वन ऑफ द सोशल कंसिडरेशन, पर अगर हमें सिग्निफिकेंस को इवैल्यूएट करना है रिसर्च प्रॉब्लम को, तो हम इस एक ही चीज़ पर आधारित उसको नहीं कर सकते इवैल्यूएट। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। दूसरा है प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द फाइंडिंग्स टू एजुकेशनिस्ट्स, पेरेंट्स एंड सोशल वर्कर्स। तो ये तो हमारे सोशल कंसिडरेशन के अंडर नहीं आता ये ऑप्शन, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। तीसरा है नेसेसरी स्किल्स, एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज ऑफ द रिसर्चर। तो हमने देखा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम नेसेसरी स्किल्स देखते हैं, एबिलिटीज देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं ऑफ नॉलेज ऑफ द रिसर्चर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इवेल्युएट कर सकते हैं हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम को। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। चौथा है पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रिलायबल एंड वैलिड डेटा बाय द रिसर्चर्स। तो ये भी तो हमारा कुछ सोशल कंसिडरेशन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट आंसर। तो द करेक्ट आंसर हुआ हमारा थर्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ पैराडिम दैट एम्फसाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्टली नोएबल रियलिटी इज। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा पैराडिम ऐसा है जो हमें बताता है कि जो भी कुछ एग्जिस्ट है इन दिस नेचुरल वर्ल्ड वो परफेक्टली नोएबल रियलिटी है। तो हमें पता है कि ये चार ही ऑप्शंस ऐसे हैं जो पैराडिम का एक हिस्सा है, मतलब पैराडिम का एक टाइप है। तो पहला है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि जो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं इन द वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें मेज़रेबल होती है और वो सारी चीज़ें नोएबल भी होती है, और जो चीज़ें नोएबल होती है उनको हम रियलिटी मानते हैं। यानी कि ये एक ऐसा पैराडिम है जो एम्फसाइज करता है दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्टली नोएबल रियलिटी इज देयर इन द वर्ल्ड। तो इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो सेकेंड है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म जब शुरू होता है, जब हम पॉजिटिविज्म खत्म होता है। ओके, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि जो जो भी कुछ चीज़ें नेचर में है
जैसी हमें लगती है वैसी वो होती नहीं है, और वो सारी चीज़ों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सम चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे अजम्पशन के भी बाहर होती है। ओके, तो ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ ये क्वेश्चन का। तीसरा है क्रिटिकल थियरी। जब हम क्रिटिकल थियरी की बात करते हैं तो क्रिटिकल थियरी में हम क्रिटिकल मीनिंग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। जब भी वो जेंडर, रेस, क्लास और अदर काइंड्स ऑफ सोशल ऑपरेशन के साथ रिलेट करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सोशल रियलिटी को देखते हैं। ओके, जो भी हिस्टोरिकली क्रिएटेड होती है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय पीपल। ओके, तो इसमें मोस्टली हम सोशल रियलिटी के बारे में देखते हैं। ओके, नॉट विद द नेचुरल थिंग्स। ओके, तो ये तो एक इनकरेक्ट आंसर हुआ। चौथा है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि जो भी कुछ नॉलेज है वो नॉलेज ह्यूमन एक्शन की वजह से है। ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, सो जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो होगा आंसर वन, यानी कि पॉजिटिविज्म। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो एट क्वेश्चन है इसमें बोला है कि कॉम्टे की उपलब्धि कौन सी नहीं है। सो इनमें से कौन सा अचीवमेंट ऐसा नहीं है जो कॉम्टे ने किया है। ओके, तो जब भी हम कॉम्टे की बात करते हैं तो कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म को जन्म दिया। ओके, और उसने फिलोसॉफी और हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में भी बोला। फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री ऑफ साइंस, एंड ऑल्सो उसने जो सोशल डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर उसकी थियरीज भी थे। सोशल डेवलपमेंट एंड उसने जो सोशल डेवलपमेंट पर थियरी बनाई थी उसके ऊपर उसने सोशियोलॉजी पर जन्म दिया। ओके, मतलब उसने सोशियोलॉजी के टर्म की शुरुआत की, मतलब उसको डिस्कवर किया। तो हम अभी हमारे ऑप्शंस देखते हैं। पहला है कॉइनिंग द टर्म सोशियोलॉजी। यस, उसने इस टर्म को डिस्कवर किया, तो ये तो उसकी एक अचीवमेंट हो गई। दूसरा है इस्टेब्लिशिंग सोशियोलॉजी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यस, उसने सोशल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी थियरीज दी थी। तो इसका मतलब ये है कि उसने सोशियोलॉजी को एक सिस्टमैटिक मैनर की तरह इस्टेब्लिश भी किया। तीसरा है राइटिंग द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। उसने पॉजिटिविज्म को जन्म दिया, यानी कि उसने राइट किया ऑन द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। चौथा है इस्टेब्लिशिंग दैट ब्यूरोक्रेसी इज द बेसिस फॉर द सिस्टमैटिक फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि नौकरशाही। तो उसने नौकरशाही को इस्टेब्लिश करने में ऐसा बोला कि इट इज़ द बेसिस फॉर द सिस्टमैटिक फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो नौकरशाही को इस्टेब्लिश करना एक सिस्टमैटिक फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन का आधार है, ऐसा उसने बोला। ऐसा इधर लिखा है, बट उसने ये चीज़ नहीं बोली थी। उसके जो अचीवमेंट्स थे वो ये पहले 3 अचीवमेंट्स हैं जैसे हमने देखा। तो द करेक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन को हुआ आंसर 4, बिकॉज़ यहाँ पे पूछा है कि व्हिच इज़ नॉट एन अचीवमेंट ऑफ कॉम्टे। ओके, सो इनमें से कौन-सा ऑप्शन ऐसा है कि हम उसको कॉम्टे की अचीवमेंट नहीं बोलते? सो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन 4 आएगा। तो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ओके? नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नाइन्थ क्वेश्चन है इसमें बोला है कि द थियरी इज दैट दिस नॉलेज कैन देन बी यूज टू अफेक्ट द कोर्स ऑफ डैश एंड इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है सोशल चेंज, सोशल साइंस, फिजिकल चेंज, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम सोशल चेंज को इस पर डालते तो देखते हैं कि द थियरी इज दैट this knowledge can then be used to affect the course of social change and improve the human condition. ओके, तो ऐसी जब हम थियरी बनाते हैं कि कोई भी नॉलेज हो, इट कैन बी यूज टू अफेक्ट द कोर्स ऑफ सोशल चेंज, तो उस नॉलेज की वजह से सोशल चेंजेस होती है एंड उसकी वजह से ह्यूमन कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आती है। तो ऐसी कोई थियरी हम बना सकते हैं क्या? Yes, we can do it. Okay.
तो द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सोशल चेंज। अगर हम सोशल चेंज करवाते हैं तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ह्यूमन कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, तो दूसरा है सोशल साइंस। तो देखते हैं सोशल साइंस को डाल के क्या होता है। द थियरी इज दैट दिस नॉलेज कैन देन बी used to affect the course of social science and improve the human condition। तो हमने देखा सोशल साइंस ये एक एकेडमिक ब्रांच है जिसमें हम लोग ह्यूमन बिहेवियर और जो कल्चर है उनके इंटरैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। पर अगर सोशल साइंस यहाँ पे हम डालते हैं टू अफेक्ट द कोर्स ऑफ सोशल साइंस, तो इसका और ह्यूमन कंडीशन के इम्प्रूवमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। तीसरा है फिजिकल चेंज। ओके, जब हम फिजिकल चेंज को अफेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से ह्यूमन कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ओके, सो इसलिए ये भी इनकरेक्ट आंसर हुआ। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सोशल चेंज, यानी कि आंसर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पॉजिटिविज्म इज द थियरी दैट। तो हमने कितनी बार देखा कि व्हाट इज पॉजिटिविज्म। तो मतलब ये है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं इन द नेचुरल वर्ल्ड वो ऑब्जर्वेबल है और वो हम मेजर भी कर सकते हैं। जो भी एग्जिस्ट है इन दिस नेचुरल वर्ल्ड इट इज द रियलिटी। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिविज्म। तो अभी हम ऑप्शंस देखते हैं। वन शुड रिमेन पॉजिटिव अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस। ओके, जब भी हम हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करते हैं तब यहाँ पे क्रिटिकल थियरी आती है। ओके, सो इसकी वजह से ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। दूसरा है ओनली व्हेन वन पॉजिटिव कैन वन हैव अ जेन्युइन नॉलेज। ओके, तीसरा है फिलोसोफर्स डिसएग्री अबाउट द मेथड्स ऑफ साइंसेस। ये दोनों भी ऑप्शन का कोई लॉजिक नहीं है पॉजिटिविज्म के साथ, बिकॉज हमें पता है कि पॉजिटिविज्म ये थियरी क्या है। तो ये दोनों भी इनकरेक्ट आंसर हुए। चौथा है द ओनली वे टू एक्वायर नॉलेज इज टू फॉलो द मेथड्स ऑफ साइंसेस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें हम मेथड ऑफ साइंसेस को फॉलो करते हैं। अगर हमें कुछ भी नॉलेज की ज़रूरत हो, कुछ भी हमें ढूँढना हो तब। तो इसलिए हमारा जो 4th आंसर है ओके इस क्वेश्चन का। ओके, स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एट 9 AM एवरी डे। ओके।